हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और ये आज से शुरू होगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट में हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि जीएस मेंस का पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, जीएस मेंस के पेपर 3 में इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, challenges in border management, IR related essay and political science ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये उन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है जो कि बीए, एमए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेके कर रहे हैं। तो आइए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि इस लेक्चर में बार बार बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। तो state is a creation of man. It is not natural. It is man-made. State has a defined territory. जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक रफली समझिए कि इंडिया का मैप है। ये रफली एक इंडिया का मैप है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया, दिस इज इंडिया। इसमें क्या है, इंडिया में हमारे पास परमानेंट पॉपुलेशन है, इंडिया का एक गवर्नमेंट है और इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन कंट्री। अब जानते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेनिटी का मतलब होता है स्टेट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। जो स्टेट है वो उसका अथॉरिटी सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। स्टेट इज फ्री टू टेक डिसीजंस, ये कोई भी डिसीजन ले सकता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैटर में। तो उसके साथ ही ये किसी को जवाबदेह नहीं है, इसका किसी के प्रति जवाबदेही नहीं बनता है। और स्टेट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाई एक्सटर्नल पावर्स, स्टेट को कोई भी एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई अदर कंट्री के प्रेशर में हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ थ्रेट। जैसे कि हम लोग अपने घर में रहते हैं तो कोई डर नहीं होता है हम लोगों को, घर में आराम से ताला लॉक किए सो गए, अब कोई डर नहीं है कि कोई आएगा हम लोगों को मार के चला जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको एट माइक्रो लेवल हम लोग क्या कहेंगे, एट माइक्रो लेवल वी विल कॉल इट ह्यूमन सिक्योरिटी। और यही अगर नेशनल लेवल पे हो तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी एट द स्टेट लेवल। और ये अगर ग्लोबल लेवल पे होता है तो इसको कहेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो ये बात, ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं कि शुरुआत ये कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जब मैन इस धरती पे आया था तो क्या था, ये एक हंटर गैदरर था और नोमैडिक लाइफ लीड कर रहा था। हंटर गैदरर का मतलब क्या था कि ये रोज शिकार करने जाता था, शिकार करके एनिमल्स को मारता था और फिर खाता था। अगर शिकार नहीं करता है एक दिन तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बच होता। तो यहाँ पर हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस हिरन का शिकार किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। दिस आर द नोमैडिक पीपल, द हंटर गैदरर्स, द इनिशियल ह्यूमंस। और धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले ये लोग कच्चा मीट खाया करते थे और एक दिन जंगल में आग लग गई, इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो ये पके हुए जानवर को खाने लगे, जिसमें इन लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट आया। और फिर ये लोग बोलना शुरू किए, ये लोग खाना पका के खाना शुरू कर दिए। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे कोई कहीं सीड जर्मिनेट होता है और इन लोगों को समझ में आता है कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है और धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर खेत बना के रखा हुआ है और ये छोटा छोटा घर भी देख सकते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पर कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ने लगे और इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोकॉस्मिक सोसाइटी। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि लोगों को जैसे जैसे ये ग्रुप्स वहां पर आना शुरू करेंगे, ये धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, ये बड़े होते जाएंगे और उसके साथ ही इन्हें एक कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो ये सोसाइटी में पूरा अनार्की हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में भी रूल, हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, रूल्स होता है कुछ न कुछ सारे घरों में। और उन रूल्स को फॉलो कौन करवाता है, एल्डर्स। तो इनिशियली हम लोग देखेंगे कि जब सोसाइटी डेवलप हो रहा था तो उस समय जो सोसाइटी में एल्डर्स थे उनके पास अथॉरिटी हुआ करता था, अपने रूल लागू किया करते थे, जिसे
सब लोगों को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन धीरे-धीरे जब सोसाइटी ग्रो करने लगा तो सोसाइटी ग्रो करने के साथ लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा? सोसाइटी जब ग्रो होगा तो देखेंगे कि अगल-बगल के कबीले वाले लोगों के बीच में लड़ाई होगा, मारपीट होगा और सब एक-दूसरे का रिसोर्सेज़ को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग आदमी का ज़रूरत होगा। तो स्ट्रॉन्ग आदमी को एज़ एन अथॉरिटी चूज़ किया जाने लगा। लेकिन उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि ये इतना पर ही नहीं रुकेगा और सोसाइटी के बीच में इंटरमिंगलिंग होगा। लोग एक-दूसरे से मिलेंगे, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से मिलेगा। बोलेगा अरे तुम हड़प्पा वाले हो, हम मोहनजोदड़ो वाले हैं, चलो मिल लेते हैं थोड़ा। और इसी में इस तरह से होते-होते देखेंगे कि बीच में लड़ाई भी होगा। एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से आगे निकलने की कोशिश करेगा और एक-दूसरे से लड़ाई करेगा। और इसी प्रोसेस में डेवलप होता है द अथॉरिटी ऑफ किंग। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ये किंग है और यहाँ पर अपने सैनिकों को लेके जा रहा है और ये हमारे कॉमन मैन है। तो इस तरह से सोसाइटी में डेवलप होता है द अथॉरिटी ऑफ किंग। और ये किंग क्या करेगा? किंग रूल करेगा लोगों पे। शुरू में किंग क्या बोलेगा? शुरू में किंग बोलेगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है तो इससे तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं। इससे एक करिश्मेटिक अथॉरिटी भी इन लोगों में डेवलप होगा। लोग इसका बात मानेंगे, किंग का बात मानेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जब एंशिएंट टाइम था तो एंशिएंट टाइम में सोवरेनिटी बोल के कुछ नहीं था, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता था। लेकिन धीरे-धीरे जब हम लोग देखेंगे कि ग्रीक और रोमन एम्पायर डेवलप होने लगा, ये ग्रीक एम्पायर का एग्जांपल है। और ग्रीक और रोमन एम्पायर डेवलप होने का कारण क्या था? कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कल्चर, ट्रेडिशंस। इन लोगों के बीच में एक सिमिलैरिटी, एक अपनापन ये आया कि अरे भाई हम लोगों का लैंग्वेज सेम है, हम लोगों का कल्चर सेम है, हम लोगों का ट्रेडिशन सेम है, तो हम लोग तो एक ही हुए ना। तो क्यों ना हम लोग मर्ज करके एक साथ रहें, है ना। यूनिटी संगठन में शक्ति है। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। आइए देख लेते हैं नदी के किनारे बसे हुए कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में। यह है सुमेरियन सिविलाइजेशन टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर के बगल में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर, एंशिएंट चाइना वांगी रिवर। तो ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं एंशिएंट ग्रीस। जब एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो ये एक सक्सेसफुल एम्पायर था। सिटी स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ और लोगों के बीच के में कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन था। लोगों का लैंग्वेज सेम था, लोग सेम रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि ये धीरे-धीरे रोमन्स के अंडर में चले गए और रोमन्स ने इनके ऊपर ग्रीक्स पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट था वो भी ट्रांसफर हो गया। अब पोप और किंग दोनों मिलकर रूल करने लगे। नाउ रिलीजन एंड स्टेट बोथ गॉट मिक्स्ड। अब देखते हैं कि उसके साथ ही मेडाइवल सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। मेडाइवल सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूडलिज्म भी डेवलप होता है। राजा होता है, उसके सामंत होते हैं। और जैसे ही फ्यूडलिज्म ब्रेकअप होता है तो उसके साथ क्या आता है? ये फ्यूडलिज्म ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण था कमिंग ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन कल्मिनेटिंग इन पीस ऑफ वेस्टफैलिया इन 1648। ये पीस ऑफ वेस्टफैलिया को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और पीस ऑफ वेस्टफैलिया होने के कारण क्या हुआ कि सबसे पहले दुनिया में मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी डेवलप हुआ। सोवरेनिटी का लोगों को पहले पता ही नहीं था कि सोवरेनिटी होता क्या है। इससे जब सोवरेनिटी का आइडिया डेवलप हुआ तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहा जाएगा कि कोई भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, नो वन विल इंटरफेयर। और जैसे ही ये सोवरेनिटी का डेवलपमेंट होगा इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि जियोग्राफिकल डिस्कवरी होगा, एनलाइटनमेंट आएगा, एज ऑफ रीजन एंड इंपीरियलिज्म। एनलाइटनमेंट, जियोग्राफिकल डिस्कवरी और इंपीरियलिज्म के कारण क्या होगा? मर्केंटाइलिज्म डेवलप होगा। मर्केंटाइलिज्म डेवलप होने का मतलब कि जब देश में, जब कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो वो लोग क्या करेंगे? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। लेकिन उनको बेचने के लिए मार्केट का जरूरत होगा। ये मार्केट आएगा कहाँ से? मार्केट पूरे यूरोप में नहीं था। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि दूसरे कंट्रीज को फिर कोलोनाइज करने का कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे। अफ्रीका, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इन सारे कंट्रीज को मार्केट के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कोलोनाइज करने का शुरू करेंगे।
और धीरे-धीरे हम लोग देखेंगे कि इनके इसी ग्रीड के कारण वर्ल्ड वॉर 1 होता है। और ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म कब होगा? वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सोड द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज सोड इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। उन लोगों का बहुत ज्यादा बेइज्जती किया जाता है जो लोग युद्ध में हार जाते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर देखिए, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो पूरा कंप्लीट लेक्चर है, उसको आप लोग देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर का उदय होगा जो कि है यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन 1989 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है और फिर दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़ती है। यूनिपोलैरिटी मतलब सिर्फ एक सुपर पावर होगा, जैसे कि यूएसए इमर्ज्ड एज द सर्वाइविंग सुपर पावर। और यूनिपोलैरिटी के कारण क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद रूल ऑफ लॉ का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। रूल ऑफ लॉ का हमेशा जरूरत होगा। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन और बहुत सारे कंट्रीज में रूल लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का सिचुएशन चांसेस है, बट इसको गारंटी कौन देता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा? ये गारंटी देता है स्टेट, द गवर्नमेंट। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो देखे कि किसी भी कारण से रूल ऑफ लॉ बना हुआ रहे, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, टोटल अनार्की नहीं हो। और ओनली स्टेट कैन गारंटी अ स्टेबल सोशल ऑर्डर। अब देखिए, डिस्कस कर लेते हैं वेस्टफैलिया। वेस्टफैलिया क्या था? वेस्टफैलिया वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज नेगोशिएटेड फ्रॉम 1644 टू 1648। और इसके कारण क्या हुआ कि 80 साल से जो वॉर चला आ रहा था स्पेन, डच और जर्मनी के बीच में, वो वॉर खत्म हो जाता है। और ये वेस्टफैलिया का ट्रीटी कहां पर नेगोशिएट हुआ था? वेस्टफैलियन टाउन ऑफ मुंस्टर एंड ओस्नाब्रुक। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस का डेवलपमेंट होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल रिलेशन को और किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।